Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous session, we covered our first bottom-up parser, that is operator precedence parser. We saw its parsing table construction as well as we also saw its parsing algorithm. And we also saw that when do we call a given grammar as an operator precedence grammar. In this particular session, we will be starting with the LR parsers, which are again bottom-up parsers. The first one is LR0 parser. LR0 parser. In this session particularly, I'll be talking about LR0 parsing table construction, in detail. All right. So let's see. All right. So let's see where we stand right now in the course. Where as we have been doing from the previous sessions. We have covered the parsers. We have covered all the top-down parsers in detail. We started with the bottom-up parsers called the SR parsers from the previous session. We have already covered operator precedence parser. Right now we have started LR parsers. The first one is LR0 parser. तो हम LR0 parser को बहुत अच्छे से इस सेशन में समझेंगे, ठीक है। अगेन किसी भी पार्सर की बात करें, जैसे कि हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, हमारे पास में क्या होगा, एक पार्सिंग एल्गोरिथम होगा जो कि इनपुट बफर को लुकअप करेगा, स्टैक को लुकअप करेगा और देन फाइनली वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा पार्सिंग टेबल से, जो एक्शन बताया जाएगा उस एक्शन को इंप्लीमेंट करेगा। तो हर्ट कौन हुआ, पार्सिंग टेबल। अगेन जब हमने LR पार्सर शुरू करे हैं, हमने 4 तरह के LR पार्सर पढ़ने हैं, दैट इज LR0 पार्सर, SLR1 पार्सर, LLR1 पार्सर एंड CLR1 पार्सर। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें उनके पार्सिंग एल्गोरिथम और पार्सिंग टेबल पढ़ने होंगे। तो रफली हमें 8 चीजें पढ़नी है, बट ठीक है, यहां पर एक कैच है। वन गुड न्यूज फॉर यू इज दैट कि हमारे पास में जितने भी LR पार्सर्स हैं, वेदर इट इज LR0 पार्सर, वेदर इट इज SLR1 पार्सर, वेदर इट इज CLR1 पार्सर और इट इज LLR1 पार्सर, सभी के पार्सिंग एल्गोरिथम सेम है। तो मतलब पार्सिंग एल्गोरिथम तो एक ही पढ़ना है, पार्सिंग टेबल हमें 4 पढ़ने पड़ेंगे। तो 8 चीजें पढ़ने की बजाय हमें 5 चीजें पढ़नी है, ठीक है। ऑलराइट, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। LR0, SLR1, LLR1 या CLR1 सभी के पार्सिंग एल्गोरिथम सेम है, पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन मेथड अलग है। तो 4 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ेंगे और पार्सिंग के लिए हम लोग सिर्फ एक ही एल्गोरिथम पढ़ेंगे अगले सेशन में। इस सेशन में हम सिर्फ एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, LR0 का पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। इससे अगले सेशन में हम LR0 की पार्सिंग एल्गोरिथम पढ़ लेंगे, वो तो कॉमन हो जाएगी। उससे अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, SLR1 पार्सिंग की टेबल की कंस्ट्रक्शन, फिर LLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन और फिर CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स करेंगे, पहले CLR1 करेंगे फिर LLR1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले CLR1 बनता है और उसकी मर्जिंग से हमारे पास LLR1 बनता है। हम जब वो सेशन आएगा तब इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो यहां पर अब हमें क्या पढ़ना है, LR0 पार्सिंग एल्गोरिथम और हमें LR0 पार्सिंग टेबल। हम पहले टेबल को पढ़ेंगे और फिर उसके एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, let's see the types of questions. Again, the same generic type of questions you will find over here also, which we find in all the kinds of parser, whether the given grammar is LR0 or not, ठीक है। Find the missing entries in the parsing table, then reachable configurations of the stack during parsing. यही कॉमन सवाल है जो आपको किसी भी टाइप के पार्सर पे मिल सकते हैं। अगर आपने सारे पार्सर्स कर लिए तो हर तरीके का क्वेश्चन बहुत इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। Does that make sense? Right? Simple? ठीक है। अब बात करते हैं पहले सवाल की, इज द गिवन ग्रामर LR0 और नॉट। सिंपल सी बात है, बॉटम अप पार्सर्स को ना तो लेफ्ट रिकर्शन से प्रॉब्लम है, ना नॉन डिटरमिनिज्म प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ एम्बिग्यूटी से है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा LR0 ग्रामर होने के लिए आपको नो एम्बिग्यूटी इन द ग्रामर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा स्टेप क्या है, नो कॉन्फ्लिक्ट इन द LR0 पार्सिंग टेबल। अब वो कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे भाई, पार्सिंग टेबल बनाना सीख लेते हैं, फिर हम तरीका भी देख लेंगे कि इसमें कब कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और कब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। जैसे कि LL1 पार्सिंग टेबल हमने पहले बनानी सीखी और फिर सीखा कि कब उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा और कब उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो मेथोडोलॉजी क्लियर है। हम पहले पार्सिंग टेबल देख लेते हैं और फिर हम एक बार ये डिस्कस कर लेंगे कि भैया कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी वो कब आ सकती है, ठीक है। तो पहले टेबल आएगी तभी तो कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। तो टेबल पहले हम देखेंगे और उसके बाद फिर विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी और कुछ बेसिक समझने की जरूरत है। LR0 बेसिक्स क्या है, बेसिक्स सबसे पहले हमें समझना है LR0 आइटम क्या होती है। LR0 आइटम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में अगर LR0 आइटम में क्या होता है, राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन में एक डॉट दिखेगा आपको।
राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन में आपको हमेशा एक डॉट दिखेगा। उस डॉट का क्या मतलब है? वो ये बता रहा है कि आपने कितना प्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है, राइट हैंड साइड में से कितना पार्ट देख लिया है। इसका क्या मतलब है? यू हैव नॉट सीन एनीथिंग। इसका क्या मतलब है? यू हैव सीन 1A, आपने एक ए देख लिया है। ये वाला पार्ट आपने देखा नहीं है, इससे पहले वाला पार्ट देख लिया। यहां तो कुछ भी नहीं देखा, तो हैव नॉट सीन एनीथिंग। यहां पे आपने एक ए देख लिया, हैव सीन ए। यहां पे आपने यू हैव सीन बोथ एज। तो ये हमारा हो गया आइडिया, यू हैव सीन बोथ एज। ठीक है, यहां पे आपने बोला यू हैव नॉट सीन एनीथिंग, यहां पे बोला यू हैव सीन 1A, यहां पे आपने बोला यू हैव सीन बोथ द एज। तो डॉट मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने कितना पार्ट देख लिया है। अब बेसिकली ये क्यों देखा जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, जब आप रिडक्शन करने जाएंगे तब आपको पता लगेगा ना। जब आपने अब अगर आपने एस गोज टू ए डॉट देख लिया है, अगर आपके पास में ये स्टेज है, मतलब आपने ए दोनों को देख लिया है, तभी तो आप इसको ए को रिड्यूस करेंगे एस में। इस स्टेज में भी नहीं कर सकते, इस स्टेज में भी नहीं कर सकते। तो ये जो डॉट है आपके रिडक्शन में हेल्प करेगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डॉट आपको बताता है आपने कितना पार्ट देख लिया है। आपने कुछ नहीं देखा तो रिडक्शन नहीं कर सकते। आपने सिर्फ एक ए देखा है तब रिडक्शन नहीं कर सकते। जब आपने दोनों ए देख लिए तभी तो रिडक्शन करेंगे भाई। तो ये डॉट है, आपको हेल्प करता है। और इन चीजों को जिसके अंदर डॉट लगे हैं राइट हैंड साइड पे, इसको बोलते हैं LR0 आइटम्स। ठीक है, अब यहां पर हम अपने ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। तो ठीक है, अभी हम सारे बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आए तो आप बहुत इजीली कंस्ट्रक्शन कर लेंगे LR0 पार्सिंग टेबल की भी। ठीक है, बहुत सिंपल से फैक्ट्स हैं, आप उनको देखते जाएं, आप बहुत इजीली समझ पाएंगे सारी चीजों को। ठीक है, बात करें ऑगमेंटेड ग्रामर की। ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है? जो अगर मान लीजिए ये मेरी आपको ग्रामर दी मैंने, ऑगमेंटेड ग्रामर में हम क्या करेंगे, एक नया स्टार्ट सिंबल बनाएंगे जो कि करंट स्टार्ट सिंबल को डिराइव करता है। तो दैट इज एस डैश इक्वल्स टू एस। बाकी सारी ग्रामर ऐसे ही हम कॉपी कर देंगे। तो दिस ग्रामर इज एन ऑगमेंटेड ग्रामर। वी हैव ऑगमेंटेड दिस ग्रामर विद एन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन विच इज एस डैश गोज टू एस। ये क्यों किया? अब इसमें इसका कारण क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बॉटम अप जा रहे हैं। हमें फाइनली क्या करना है, एस प्रोड्यूस करना है। अगर आप फाइनली एस प्रोड्यूस कर देंगे तो आपको ये बताना है आई हैव सीन एस। अगर आई हैव सीन एस तो एस के बाद एक डॉट आना चाहिए। ठीक है ना, जो भी चीज आप देख रहे हैं उसके बाद डॉट आ जाता है। अब अगर आपका प्रोडक्शन इस तरह से है, राइट हैंड साइड में तो मेरे को कहीं एस दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में एस दिख नहीं रहा। मैं कैसे बताऊंगा मैंने एस को देख लिया? इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लिख दिया, एस डैश गोज टू एस। सिर्फ एस डैश का यही रोल है, आपको अगर एस डॉट मिले तो आप ये बता पाए कि मैंने एस देख लिया है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बेसिकली हमने दो बातें डिस्कस करी, LR0 आइटम्स क्या होती हैं और ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है। LR0 आइटम्स में हम डॉट लगाते हैं टू टेल द लेफ्ट पार्ट वी हैव सीन, द राइट पार्ट वी हैव नॉट सीन, इट इज येट टू बी सीन। बोथ इज एवरीथिंग इज डन इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। और यहां पर जब बात करें ऑगमेंटेड ग्रामर की, ग्रामर को ऑगमेंटेड कैसे बनाते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड करते हैं जो कि स्टार्ट सिंबल को डिराइव करता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्टार्ट सिंबल डाल देते हैं। नाउ एस डैश इज माय न्यू स्टार्ट सिंबल। ठीक है, ऑलराइट, तो अब एक नया टर्म और समझने की जरूरत है जो कि है कैनोनिकल क्लोजर। कैनोनिकल क्लोजर इज माय न्यू टर्म जो कि हमें अच्छे से समझना है। भाई कैनोनिकल क्लोजर क्या है? व्हेनेवर अ नॉन टर्मिनल follows the dot symbol, then expand that non terminal. One point. Second point is expand only one non terminal at a time. ये दो पॉइंट्स आपने अगर समझ लिए तो आपका काम हो गया। दोबारा से बोल रहा हूं, whenever a non terminal follows the dot symbol, then expand that non terminal and expand only one non terminal at a time. अब अगर आपको बोल दें कि आप कैनोनिकल क्लोजर निकालिए s dash goes to dot s, इसका आपको कैनोनिकल क्लोजर निकालना है। और ग्रामर जो आपको दी गई है वो ये है। ग्रामर बेसिकली ये थी, इसमें मैंने ऑगमेंट कर दिया इस वाले पार्ट को। तो अगर मेरा प्रोडक्शन ये है s dash goes to dot s, तो मुझे क्या करना है? whenever a non terminal follows a dot symbol, I have to expand that non terminal and I have to expand only one non terminal at a time. तो s can be expanded to what? S can be expanded to AA. What AA? I have not seen anything. Dot AA. ठीक है, I have not seen anything, therefore dot AA. Now again a non terminal is being followed by a dot.
whenever a non-terminal follows the dot, you expand that non-terminal. तो क्या है, a goes to dot AA as well as dot B. तो इस तरह से आप क्या कर देते हैं, पूरा क्लोजर निकाल देते हैं. अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि डॉट के बाद टर्मिनल आ गया, यहां भी डॉट के बाद टर्मिनल आ गया, आई एम डन. ठीक है, जब आगे कुछ नए प्रोडक्शंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तब आप उस प्रोसेस को रोक देंगे. कैनोनिकल क्लोजर में आपको क्या इंश्योर करना है, जब भी डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल आ रहा है तो आप उसके एक्सपैंड कर देंगे. और कब रुकेंगे, जब अब कोई नया प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अब हर डॉट के बाद एक टर्मिनल ही मुझे दिखाई दे रहा है, उस केस में मैं जाके रुक जाऊंगा. सिंपल है, बहुत ही सिंपल से फैक्ट्स हैं. ठीक है, अब जो लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज आती है, कैनोनिकल कलेक्शन. कैनोनिकल कलेक्शन क्या है, एक तरीके से ये क्या है, यू नो आई कैन से इट एज कैनोनिकल क्लोजर्स का विद ट्रांजिशन. ठीक है, इसे कुछ लोग डीएफए भी बोलते हैं. मैं डीएफए नहीं बोलूंगा क्योंकि डीएफए में हमें हर ट्रांजिशन पे कुछ ना कुछ लिखना होता है. आपने कैनोनिकल क्लोजर्स को ट्रांजिशंस के साथ डिस्प्ले किया, मैं बोलूंगा इस चीज को कैनोनिकल कलेक्शन. कुछ लोग बोल देते हैं डीएफए कैसे हुआ भाई, डीएफए तो तब बोलेंगे ना कि हर स्टेट पे हर सिंबल पे क्या होगा, तब हम बताएंगे, तब उसे डीएफए बोलेंगे. आप कैनोनिकल क्लोजर्स के बीच में ट्रांजिशंस अगर ऐड कर दें तो आपको कंप्लीट कैनोनिकल कलेक्शन मिल जाता है. ये हम सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हमें हर ग्रामर का कैनोनिकल कलेक्शन बनाना पड़ेगा. कैनोनिकल कलेक्शन बनाने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा क्या LR0 आइटम्स हैं. LR0 आइटम समझने के बाद हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि कैनोनिकल क्लोजर कैसे निकाला जाता है. तो हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिए, अब हम कैनोनिकल कलेक्शन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद वी विल डिस्कस द एल्गोरिथम, द पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन मेथड इन डिटेल. ठीक है, तो देखते हैं. हमारे पास यहां पर दिया गया S डैश गोज टू S, S गोज टू A गोज टू A एंड B. मैं स्टार्ट किससे करूंगा, हमेशा S डैश गोज टू डॉट S. अब मुझे जब मैंने ये लिख दिया तो इसका कैनोनिकल क्लोजर निकालूंगा. कैसे निकालूंगा, S को एक्सपैंड करना पड़ेगा, S गोज टू डॉट A, अभी किया था हमने. A को एक्सपैंड करना पड़ेगा, A गोज टू डॉट A एंड डॉट B. वी आर डन. दिस इज माय I नॉट, दिस इज डन. अब मुझे क्या करना है, जो सिंबल्स आ सकते हैं डॉट के बाद, जो नेक्स्ट सिंबल है उसमें ट्रांजिशंस लिखेंगे. ट्रांजिशंस लिखने का मतलब मैंने वो वाला सिंबल देख लिया है तो मेरा डॉट जो है एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा. मतलब अगर मैं यहां पर S को देख लेता हूं तो क्या होगा, मेरा ये डॉट जो है वो आगे मूव कर जाएगा और मेरी प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, S डैश गोज टू S डॉट. इसका अगर मैं क्लोजर निकालूं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा मेरे को एक्स्ट्रा, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं. क्लोजर में हम क्या करते हैं, जो डॉट के बाद नॉन टर्मिनल्स हैं उनको एक्सपैंड करते हैं. डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल नहीं है. दिस स्टेट कंटेन्स ओनली 1 LR0 आइटम. ठीक है, दिस स्टेट कंटेन्स 4 LR0 आइटम्स. दिस इज माई I नॉट, दिस इज माई I1. अब अगर A आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, इस A को A डॉट A बना दूंगा. S गोज टू A डॉट A. आई हैव सीन, A को देख लिया तो A डॉट A हो जाएगा. अब डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल आ रहा है तो मुझे उसको एक्सपैंड करना है. A का एक्सपेंशन क्या है, A गोज टू A और B, तो मैं क्या लिख दूंगा, A गोज टू डॉट AA एंड डॉट B. अब उसके बाद कोई नॉन टर्मिनल बचा क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया मेरा कैनोनिकल क्लोजर ऑफ दिस. तो मेरे को I2 में ये चीज मिल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन पे जाते हैं. यहां पर अगर मैं A को देख लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, A गोज टू स्मॉल a डॉट A, ये मिल गया. अब इसका क्लोजर निकालूंगा तो A का एक्सपेंशन A गोज टू डॉट A एंड डॉट B. अब उसके बाद ये भी टर्मिनल और कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक नई स्टेट हो गई. ठीक है. नेक्स्ट आता है I4. अगर मैं B आ जाता है, यहां पर B आता है तो A गोज टू B डॉट. अब कोई एक्सपेंशन हो सकती है क्या, आगे कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं तो एक्सपेंशन क्या होगी भाई. तो मुझे क्या मिल गया यहां पर, I1 I2 I3 I4, 4 स्टेट्स मिल जाते हैं. यहां पर ट्रांजिशंस किस किस चीज के लिखने हैं, जो सिंबल्स डॉट के बाद आ रहे हैं उनके ट्रांजिशंस लिखने हैं. मान लीजिए कि किसी दो प्रोडक्शंस में ऐसे हो रहा है, S गोज टू लेट्स से डॉट A एंड B आल्सो गोज टू डॉट A समथिंग लेट्स से B. तो जब आप A पे एक्सपेंशन लिखेंगे तो आप इस वाले A को भी मूव करेंगे, इस वाले A को भी मूव करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या आ जाएगा, S गोज टू A डॉट A और B गोज टू A डॉट B. तो दोनों A को मूव कर देंगे और फिर आप क्या करेंगे, क्लोजर ले लेंगे.
ठीक है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि एक ही सिंबल पे आप दो जगहों पे जा रहे हैं, हमेशा एक सिंबल पे एक ही जगह पे जाएंगे, एस पे एक स्टेट पे, ए पे एक स्टेट पे, ए पे एक स्मॉल ए पे एक स्टेट पे, बी स्मॉल बी पे एक स्टेट पे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दो स्टेट्स पे जाएंगे। ट्रांजिशंस जो होंगे आपके डिटर्मिनिस्टिक होंगे। अगर मैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन की बात करूं तो ये कौन सा डिटर्मिनिज्म हुआ? पार्शियल डिटर्मिनिज्म हुआ, क्योंकि मैं हर स्टेट पे हर सिंबल पे क्या होगा नहीं बता रहा, लेकिन हर स्टेट पे हर सिंबल पे एक ही जगह पे जा रहा हूं, दो जगहों पे नहीं जा रहा हूं, तो ये डिटर्मिनिस्टिक तो हुआ लेकिन पार्शियली डिटर्मिनिस्टिक हुआ। ठीक है, जिन्होंने टीओसी सारे लेक्चर्स, जिन्होंने मास्टर कंसेप्ट सीरीज के थ्योरी ऑफ कंपटीशन के मेरे सारे लेक्चर्स लगाए हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं लगाए हैं तो यू गो टू दोज लेक्चर्स एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं। अब हम जाएंगे यहां पर, क्या यहां पर कुछ आगे मूव करा जा सकता है? नहीं, यहां पर मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस डॉट को आगे मूव कर देंगे। अगर ए का सिंबल मिल जाता है तो मैं यहां पहुंचूंगा एस गोज टू ए डॉट। ठीक है, क्या इसको आगे कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये मेरा हो गया मेरा i5। अब इसमें स्मॉल ए अगर आ जाता है तो मुझे क्या मिलेगा? ए गोज टू ए डॉट ए, जो कि मेरे पास पहले से है। फिर उस ए को मैं एक्सपैंड करूंगा, ए गोज टू डॉट ए डॉट बी, यही मिलेगा। तो यहां पर मैंने ए पे ये ट्रांजिशन लिख दिया। अगर यहां पर बी आ जाता है तो मुझे क्या मिलेगा? ए गोज टू बी डॉट, ए गोज टू बी डॉट, यहां मिल गया। ये वाला स्टेट का भी डन हो गया। अब आते हैं हम i3 पे। i3 पे अगर हम आते हैं तो अब इसमें कैपिटल ए आ सकता है। कैपिटल ए आया तो ए गोज टू ए डॉट हो जाएगा, जो कि यहां पे लिख दिया है मैंने। ए गोज टू ए डॉट मैंने यहां पे लिख दिया, एक नई स्टेट बना दी। जब भी कुछ नया होगा जो पहले नहीं हुआ है तो आपको नई स्टेट बनानी पड़ेगी। जब भी कुछ ऐसा होगा जो पहले हो चुका है तो आप वहां पे बस ट्रांजिशन बना देंगे, सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर इस ए पे, छोटे ए पे क्या हुआ? स्मॉल ए पे अगर हम बात करें तो इस ए पे अगर यहां पे इस स्टेज पे अगर स्मॉल ए आ जाता है, स्मॉल ए अगर आया तो मुझे क्या मिलेगा? ए डॉट ए तो यही है, उसको एक्सपैंड करेंगे तो यही चीज मिल जाएगी। तो यहां पे क्या आ गया? सेल्फ लूप। और अगर यहां पर बी मिल जाता है तो क्या मिलेगा? ए गोज टू बी डॉट। सिंपल है, ये स्टेट भी जाना है। इस स्टेज में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई सिंबल ही नहीं है, मैं आगे कहां जाऊं? ठीक है, तो ट्रांजिशन में आप क्या कर रहे हैं? जो भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं उनमें एक एक स्टेप आगे जाएंगे। क्लोजर के अंदर आप क्या कर रहे हैं? जो भी डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है उसको एक्सपैंड कर देंगे। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ट्रांजिशन के समय पे हर सिंबल को, जो सिंबल डॉट के बाद आ रहे हैं उनको एक एक आगे मूव करेंगे। दिस इज ट्रांजिशन। अगर मैं बात करूं क्लोजर की, तो क्लोजर के समय पर जो डॉट के बाद आ रहा है अगर नॉन टर्मिनल तो मैं उसे एक्सपैंड कर दूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, लास्ट इस स्टेज में आगे कुछ नहीं है तो मैं क्या किसी चीज को देख ही नहीं सकता हूं। यहां पर भी लास्ट में पहुंच गए, किसी चीज को नहीं देख सकता। दिस इज डन। तो ये मेरा बन गया कैनोनिकल कलेक्शन। अगर मेरा कैनोनिकल कलेक्शन तैयार है तो नाउ आई एम रेडी टू मेक माय पार्सिंग टेबल। अब हम देखने वाले हैं पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन मेथड। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा LR0 आइटम्स क्या होती हैं, फिर हमने क्या देखा? कैनोनिकल क्लोजर क्या होता है, फिर हमने देखा कैनोनिकल कलेक्शन क्या होता है। नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग द पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन एक्चुअली। ठीक है, आइए देखते हैं पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। तो देखिए हमारे पास ये मेरी ग्रामर है। हमने ये जो है कैनोनिकल कलेक्शन पिछली स्लाइड में बनाया था। ये दोनों चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, लेट मी रब दिस बाउंड्रीज टू मेक द थिंग्स बिट क्लीन। आई हैव जस्ट एनोटेटेड ओवर हियर all the things that we already know. अब मुझे पार्सिंग टेबल बनाना है। पार्सिंग टेबल में इसमें क्या दिखना है? अगेन मेथड प्लस टेबल कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ करेंगे। 9 स्टेप्स का प्रोसेस है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? मेक अ टेबल विद n रोज। मेक अ टेबल विद n रोज। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? n। कॉलम्स कितने हैं? मॉड ऑफ p प्लस मॉड ऑफ v प्लस 1। नंबर ऑफ टर्मिनल्स, नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स प्लस 1। 1 क्या है? डॉलर के लिए। वेयर n क्या है? इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कैनोनिकल कलेक्शन। तो चलिए देखते हैं हमारे कितने स्टेट्स हैं। मेरे को दिख रहे हैं यहां पर 7 स्टेट्स, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, जो कि मैंने यहां लिख दिए। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6। ठीक है, टर्मिनल्स क्या क्या है? A एंड B। डॉलर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। एंड नॉन टर्मिनल्स क्या है? S एंड E। एस डैश को कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमारी हेल्प के लिए है, टेबल के अंदर उसका कोई प्लेस नहीं है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा? अब इस टेबल को भरना होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
नंबर द प्रोडक्शंस, ठीक है, नंबर करेंगे प्रोडक्शंस को। इस वाले प्रोडक्शन को, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को हम नंबर भी नहीं करेंगे, दैट इज जस्ट फॉर आवर हेल्प। 1 2 एंड 3 आर माय नंबर्स, नंबरिंग कर दिया हमने। नाउ टर्मिनल्स फॉर्म द एक्शन पार्ट एंड नॉन टर्मिनल्स फॉर्म द गो टू पार्ट इन द कॉलम्स। तो ये जो टर्मिनल्स हैं मेरे क्या बन गए, एक्शन वाले पार्ट। जो मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं वो मेरे क्या बन गए, सॉरी ये भी इंक्लूडिंग द डॉलर फॉर्म्स द एक्शन पार्ट। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो मेरा हो गया एक्शन वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मेरा जो रहेगा वो रहेगा गो टू वाला पार्ट। सो टर्मिनल्स फॉर्म्स द एक्शन पार्ट एंड नॉन टर्मिनल्स फॉर्म्स द गो टू पार्ट। ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है, एक्शंस जो हो सकते हैं मेरे शिफ्ट और रिड्यूस हो सकते हैं। वो क्या है शिफ्ट, क्या है रिड्यूस, वो हम समझेंगे। पहली बात, अब हम क्या करते हैं, ये सारे रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। एक बार में सारे रूल्स देख लेते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप भरते जाएंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कैनोनिकल कलेक्शन को। कैनोनिकल कलेक्शन में अगर IX से IY जाते हुए आपको एक मिलता है नॉन टर्मिनल, तब उस केस में क्या करेंगे, PT ऑफ IX V पे आप Y डाल देंगे, ठीक है। PT ऑफ द स्टेट कॉमा नॉन टर्मिनल, द V नॉन टर्मिनल दैट यू हैव फाउंड, यू विल पुट द स्टेट Y, ठीक है। तो अब हम ये वाला स्टेप पहले हर जगह लगा देते हैं। देखिए I0 से S पे I1 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, I0 पे S पे 1 लिख देंगे। यही करना था, 1 लिख देंगे, Y लिख देना है हमें, ठीक है, 1 लिख देना है हमें। ये वाला काम हर जगह कर देते, तो हमने ये वाला स्टेप कंसीडर कर लिया है। नाउ I0 पे कैपिटल A पे, दैट इज द नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल पे हमने क्या कर दिया, I2 पे जाते हैं। I0 पे अगर A आ जाए तो हम I2 पे जाते हैं, मतलब यहां पे मैंने 2 लिख दिया। ये स्मॉल सिंबल से डैनी टर्मिनल्स है, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये स्मॉल सिंबल है, स्मॉल सिंबल है, स्मॉल सिंबल है, स्मॉल सिंबल है, ये दोनों नॉन टर्मिनल्स फिर से दिख रहे हैं, तो यहां पे भी लिख देते हैं। I2 पे अगर कैपिटल A मिल जाता है तो मैं कहां जाता हूं, I5 पे। I2 पे कैपिटल A मिल जाता है, मैं जा रहा हूं 5 पे। I3 पे कैपिटल A मिल जाता है तो मैं कहां जा रहा हूं, I6 पे। I3 पे कैपिटल A मिलने पे मैं जा रहा हूं I6 पे। ये मेरा कंसिडरेशन है। अभी तक मैंने ये वाला स्टेप भी हैंडल कर लिया है, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर अभी हमने देखा नॉन टर्मिनल अगर लिखा हुआ है, अगर टर्मिनल लिखा हो तो क्या करना है, IX से IY अगर आप जा रहे हैं यूजिंग अ टर्मिनल बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ टर्मिनल्स, देन PT ऑफ IX, T। T कौन है, मेरा टर्मिनल, उस पे मैं क्या लिख दूंगा, SY मतलब शिफ्ट ऑपरेशन विद ऑन द स्टेट Y। तो देखते हैं जरा, करें ये वाला काम, ठीक है। अब जरा देखते हैं, I0 से I3 जाने हैं A पे, I0 से A पे I3 जाते हैं तो शिफ्ट टू द स्टेट नंबर 3, यही लिखा है वहां पे। सिमिलरली I0 से B पे हम जा रहे हैं I4 पे, तो मैं क्या लिख दूंगा, शिफ्ट टू स्टेट नंबर 4। फिर है I2 से A पे हम जाते हैं I3, I2 से A पे जाते हैं हम I3 तो शिफ्ट टू 3। I2 से B पे हम जाते हैं 4 तो शिफ्ट टू 4। I3 से A पे जाते हैं अगेन I3 पे ही तो शिफ्ट टू 3 एंड 4 पे हम जाते हैं शिफ्ट टू 4। B पे जाते हैं 4 पे। I4 में कुछ है ही नहीं, डन, यहां तक का हम टेबल भर चुके हैं, ठीक है। तो सारे ट्रांजिशंस हमने कवर कर दिए। टर्मिनल्स के केस में हम एक बार रिपीट कर देता हूं, टर्मिनल्स के केस में जिस स्टेट पे जा रहे हैं उस स्टेट का आप नंबर लिख देंगे, सॉरी नॉन टर्मिनल्स के केस में सीधा नंबर लिख देंगे गो टू पार्ट में, ठीक है। और टर्मिनल्स के केस में एक्शन पार्ट के अंदर आप लोगों ने वहां पे शिफ्ट टू दैट स्टेट लिख देना है जिस स्टेट पे आप जा रहे हैं। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे बहुत इजीली कर पाएंगे सारी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इफ RHS ऑफ ए प्रोडक्शन से PX इज कंप्लीटली सीन इन द स्टेट IY, किसी IY स्टेट में आपने किसी प्रोडक्शन PX को कंप्लीटली देख लिया है, मतलब डॉट उसके राइट हैंड साइड के एकदम लास्ट में पहुंच गया, मतलब डॉट उसके राइट हैंड साइड के एकदम लास्ट में पहुंच गया है,
तब आपको क्या करना है, पुट आर एक्स, यू हैव टू पुट आर एक्स for all the terminals belonging to the set of terminals in pt of iy, t. pt of iy, t में आप लोगों ने वो रिडक्शन लिख देना है। क्या लिखेंगे pt of iy, t में? जो रिडक्शन हुआ है। अगर मान लीजिए रिडक्शन हुआ है प्रोडक्शन नंबर 1 का, तो स्टेट नंबर, रो नंबर iy और सारे टर्मिनल्स के अंदर प्रोडक्शन नंबर मान लीजिए x है, तो आप rx भर देंगे। तो अब रिडक्शन वाला स्टेप बचा है, वो हम देख लें जरा। यहां पर क्या, यहां पर कोई भी प्रोडक्शन का सब कुछ देख लिया है हमने? नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर नहीं। हमारे पास प्रोडक्शन कौन से हैं? ए और बी। तो ये वाला प्रोडक्शन हम सारा का सारा कहां देख रहे हैं? I5 के अंदर। तो I5 के अंदर प्रोडक्शन नंबर 1 हमने सारा का सारा देख लिया है। तो I5 में हम हर टर्मिनल के नीचे लिख देंगे R1 R1 R1। I6 में मैंने प्रोडक्शन नंबर 2 को पूरा देख लिया है। तो I6 में मैं हर टर्मिनल के नीचे लिख दूंगा R2 R2 R2। I4 के अंदर, I4 में क्या हो गया है? I4 के अंदर अगर आप देखें तो मैंने प्रोडक्शन नंबर 3 पूरा देख लिया है। तो मैं हर टर्मिनल के अंदर क्या लिख दूंगा? R3 R3 R3। डन। हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखा और यहां पे फिल कर दिया। ये वाला प्रोडक्शन R3 है जो कि I4 में होगा। ये प्रोडक्शन नंबर 2 है जो कि प्रोडक्शन नंबर 1 है जो कि I5 में होगा। प्रोडक्शन नंबर 2 होगा R2 में। नंबरिंग हमने 1 2 3 कर रखी है, इसको नंबरिंग हम करते नहीं है। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्शन इज कंप्लीटली सीन इन ए स्टेट say ix, okay. Now if the augmented production, अगर हम augmented production की बात करें, अगर वो completely seen हो जाती है state से ix, then pt of ix, डॉलर में एक्सेप्ट भर देंगे। ठीक है, अगर augmented production किसी स्टेट में पूरी की पूरी देख लिया उसकी राइट हैंड साइड, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस स्टेट के डॉलर के अंदर जाके लिख देंगे एक्सेप्ट। जरा चलते हैं, यहां पर ये augmented production हमने यहां पे पूरी देख ली है, तो आप क्या करेंगे? pt ऑफ I1 डॉलर के नीचे जाके लिख देंगे एक्सेप्ट। सिंपल है। लास्ट है, ऑल द रिमेनिंग एंट्रीज आर एरर एंट्रीज। सारी रिमेनिंग एंट्रीज में हम एरर एंट्रीज भर देंगे। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने क्या भर देना है यहां पर? एरर 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 एरर, दैट्स इट। एक और रह गया, एरर। ये मेरी बन जाती है कंप्लीट पार्सिंग टेबल। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। जो जो एल्गोरिथम में लिखा था मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया। ठीक है, पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन हमने सीख लिया। कोई भी मिसिंग एंटिटी आपको पूछ ले, अब आप भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। अब आपको ये पूछ ले कि क्या LR0 ग्रामर गिवन जो है वो LR0 है कि नहीं है। पहला क्राइटेरिया एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा पार्सिंग टेबल के अंदर कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम कंफ्लिक्ट की बात करें तो कब आएगा कंफ्लिक्ट, वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप चेक कर पाएं क्या गो टू पार्ट में कभी कंफ्लिक्ट आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने क्लियरली बोला गो टू पार्ट कैसे बन रहा है? ट्रांजिशंस के थ्रू। जो चीज ट्रांजिशंस पे हो रही है वहां कंफ्लिक्ट आने का मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर डिटर्मिनिस्टिक है, एक ही जगह से हम दो स्टेट्स पे नहीं जा सकते। तो गो टू पार्ट में तो मेरे कभी भी कंफ्लिक्ट आ ही नहीं सकती है। Go to part will never give birth to conflicts। अगर मैं बात करूं go to part के अलावा कौन सा पार्ट है मेरे पास? एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट में शिफ्ट कंफ्लिक्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। गो टू में कभी कंफ्लिक्ट नहीं आएगा और शिफ्ट का कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा शिफ्ट का? अगेन मेरे ट्रांजिशंस डिटरमिनिस्टिक है, शिफ्ट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशंस। कंफ्लिक्ट कौन कौन सा आ सकता है? एक तो रिड्यूस कंफ्लिक्ट और एक आ सकता है शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट। नाउ रिड्यूस कंफ्लिक्ट कब आएगा? जब एक ही स्टेट में दो रिडक्शंस हो जाएं। उस केस में मैं क्या करूंगा? उस स्टेट में मान लो प्रोडक्शन नंबर 1 और प्रोडक्शन नंबर 2 I6 के अंदर रिड्यूस हो जाती है, I5 के अंदर। तो I5 के हर टर्मिनल के अंदर मैं क्या भरूंगा? R1 R2 R1 R2 R1 R2, ये हर जगह भरा जाएगा। कंफ्लिक्ट आ गया पार्सिंग टेबल में, इसलिए ये मेरी ग्रामर LL1 नहीं बनेगी, LR0 नहीं बनेगी। ठीक है, तो रिड्यूस कंफ्लिक्ट कब आएगा? जब एक से ज्यादा रिडक्शंस
एक ही स्टेट में हो जाते हैं। रिडक्शंस का मतलब कंप्लीटली आपने राइट हैंड साइड देख लिया है, सिंपल बात है। नाउ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मेरा कब हो सकता है? शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एक ही स्टेट में हो रहे हैं। मतलब IX स्टेट पे, एक स्टेट IX है, उसमें एक रिडक्शन भी हो गया, लेट्स से प्रोडक्शन 1 का, और साथ ही साथ में आप IX से किसी एक टर्मिनल पे IY पे जा रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि IX PT ऑफ IX कोमा T के अंदर आपने लिखा होगा शिफ्ट Y, यस और नो? PT ऑफ IX कोमा T में आपने लिखा होगा शिफ्ट ऑफ Y, और PT ऑफ IX कोमा ऑल द टर्मिनल्स में आपने R1 भी भरा होगा, तो PT ऑफ IX कोमा T के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वहां पे लिखा होगा SY एज वेल एज R1, तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो दो ही पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस रिड्यूस। कब आएंगे? रिड्यूस रिड्यूस तब आएगा जब एक से ज्यादा रिडक्शंस एक ही स्टेट में हो रहे हैं, और शिफ्ट रिड्यूस कब आएगा? जब एक ही स्टेट में रिडक्शन भी हो रहा है और शिफ्ट एक्शंस भी हैं। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं आया? एक से ज्यादा रिडक्शंस आपको किसी भी स्टेट में नहीं मिलेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 1। और एक ही स्टेट के अंदर शिफ्ट और रिड्यूस दोनों नहीं हो रहे, जहां भी रिडक्शन हुआ है वो सिंगल है। देखिए यहां पे हुआ है, यहां पे हुआ है, यहां पे हुआ है, इस पे कोई भी ट्रांजिशंस है ही नहीं, तो शिफ्ट रिड्यूस कैसे आएगा? दो रिडक्शंस है ही नहीं, तो रिड्यूस रिड्यूस कैसे आएगा? ऑलराइट, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू नो। सो हमने दो तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, प्रूविंग दैट अ गिवन ग्रामर इज LR0, फाइंडिंग दैट whether the given grammar is LR0 or not, and then we also saw constructing the parsing table, LR0 parsing table. All right, so that's all about this session, guys. What we saw in this session is our first LR parser, that is LR0 parser. We saw that how to say that the given grammar is LR0, right? And then we saw the parsing table construction method. The parsing table has two parts. One is the goto part as well as the action part. The action part has two particular actions. One is shift as well as the second part is reduce, and the goto part has only goto actions, right? We have seen the detailed algorithm of construction. That's all about this session, guys. I will see you guys in the next session with LR0 parsing algorithm in detail. All right, so this we will see in the next session. All right, guys. Right, so these are the details of the next few sessions, and I will see you guys in the next session with LR0 parsing. Thank you so much, guys.